नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें, डीजीसीआई से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पैनेसिया बायोटेक को अनुमति दे दी है। भारत में अब रूस की वैक्सीन बनाने की अनुमति जारी कर दी गई है और इसी बीच भारत में अब स्पुतनिक भी तैयार की जाएगी और तैयार करने के लिए अब मंजूरी डीसीजीआई की तरफ से दे दी गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पैनेसिया बायोटेक को अनुमति दे दी गई है। भारत में अब रूस की वैक्सीन बनाने की अनुमति जारी कर दी गई है। इसके चलते अब रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत में तैयार की जाएगी। भारत में स्पुतनिक वी तैयार किए जाने की मंजूरी मिल चुकी है। बता दें, बड़ी और अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही है। भारत के पास जल्द ही स्पुतनिक वी की भी खेप तैयार हो जाएगी और इसी बीच तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, भारत में स्पुतनिक वी को तैयार करने की मंजूरी दे दी गई है डीसीजीआई की तरफ से। और इसी के साथ ही ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पैनेसिया बायोटेक को अनुमति दे दी गई है भारत में। और अब इसके साथ ही अब भारत में रूस की वैक्सीन बनाने की अनुमति डीसीजीआई ने जारी कर दी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का दौरा करेंगे और इसी के साथ ही गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गोरक्षनाथ मंदिर में लग सकता है आज जनता दरबार। मंदिर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे खोराबार स्थित तरकुलानी रेगुलेटर का भी करेंगे शुभारंभ। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बड़ा अहम दौरा होने जा रहा है। बता दें, सीएम योगी सहजनवा विधानसभा जाएंगे और इसी के साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। सहजनवा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करने भी पहुंचेंगे सीएम योगी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गोरखपुर के दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं गोरक्षपीठ मंदिर में जनता दरबार लगाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही सीएम योगी आज गोरखपुर का दौरा करने पहुंचेंगे। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है और इसी के साथ ही जनता दरबार लगाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। मंदिर दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे खोराबार का दौरा भी सीएम योगी का काफी अहम बताया जा रहा है, जहां खोराबार के तरकुलानी रेगुलेटर का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। इसी के साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। और दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही कई बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर प्रशासन का रवैया अब सख्त हो गया है। बता दें कि प्रशासन ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर गांधीनगर मार्केट को बंद कर दिया है। बता दें, गांधीनगर मार्केट की 12 दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। लगातार प्रशासन कोरोना नियमों को लेकर सख्ती बरत रहा है। दिल्ली के शाहदरा जिले के तहत आने वाली गांधीनगर मार्केट में 12 दुकानों पर यह कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है और इस दौरान इलाके के एसडीएम ने 12 दुकानों के मालिकों को दुकानों से 4 से 12 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दे दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई दुकान में कोरोना को देखते हुए एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन न करने के चलते की गई है। आपको बता दें कि गांधीनगर मार्केट दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े रेडीमेड कपड़ों का एक बाजार है, जहां पूरे भारत के कपड़ों का कारोबार चलाया जाता है।
लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस मार्केट को खोलने की इजाजत मिल गई है। हालांकि अनलॉक के बाद कारोबार तो शुरू हो गया, लेकिन कोविड-19 की वजह से प्रशासन काफी सख्त रवैया अपनाए हुए है और इसीलिए बाजार में भीड़ बढ़ने और कोरोना की अनदेखी पर लगातार प्रशासन की कार्रवाई के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि बीते ही दिनों दिल्ली के लक्ष्मी नगर समेत 5 अन्य बाजारों को भी भीड़ बढ़ने और कोरोना के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर बंद कर दिया गया था। हालांकि एसोसिएशन और प्रशासन की बातचीत के बाद 3 दिन में ही लक्ष्मी नगर मार्केट को खोल दिया गया था, खोलने की इजाजत दी गई थी। दरअसल एसोसिएशन ने प्रशासन को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने का आश्वासन दिया था। तो वहीं अब इस बीच गांधीनगर मार्केट को बंद किए जाने का आदेश अब पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। प्रशासन लगातार कड़ा रुख अपनाए हुए है। कोरोना नियमों में किसी भी तरह की ढील और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले ही सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अनलॉक की प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होगी और इसी को देखते हुए अब प्रशासन ने दिल्ली के गांधीनगर बाजार को बंद कर दिया है। इस बाजार की करीब 12 दुकानें ऐसी हैं जिन्हें प्रशासन ने कोरोना का नियमों का जो पालन है ना करने की वजह से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और इसी बीच काशगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, गंगा में डूबे 4 श्रद्धालु कलश विसर्जन के लिए आए थे। ये 4 लोग जो गंगा में डूब गए हैं। बता दें आपको, श्रद्धालु गंगा में डूबे होने की वजह से गोताखोर और पीएससी की मदद से 2 लोगों को डूबने से बचा लिया गया। तो वहीं गंगा में डूबे दोनों लोगों की तलाश अभी भी जारी है। कलश विसर्जन के लिए आए थे सभी श्रद्धालु और हिम्मतपुर जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। श्रद्धालु सोरो क्षेत्र के लहरा गंगा घाट का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर कलश विसर्जन के लिए पहुंचे 4 श्रद्धालुओं में से 2 लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि ये चारों श्रद्धालु विसर्जन के लिए गंगा नदी में उतरे थे और इस दौरान ये चारों डूब गए, जिसकी वजह से आपको बता दें कि 2 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि गोताखोरों की मदद से 2 लोगों को बचा लिया गया है। इस वक्त राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। साथ ही लगातार गायब हुए 2 लोगों की तलाश जारी है। काशगंज से बड़ा मामला सामने आया है, जहां कलश विसर्जन के लिए आए 4 श्रद्धालु गंगा में डूब गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गई है। आज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद अब दिल्ली की में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत फिलहाल 89 रुपए और 36 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है, जबकि अन्य प्रमुख शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें नई ऊंचाइयों पर चढ़ती जा रही हैं। मुंबई में इसकी कीमत 105 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के स्तर को पार कर गई है और वर्तमान में चेन्नई में 100 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर के दाम पर पेट्रोल बेचा जा रहा है। कलकत्ता में भी पेट्रोल की कीमत भी 3 अंकों के करीब पहुंच रही है और अब आज यानी कि 99 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल कलकत्ता में बेचा जा रहा है। हालांकि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में डीजल की कीमत 96 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि 93 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर और 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। तेल कंपनियों के अधिकारी वैश्विक तेल बाजारों में विकास के लिए ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि का श्रेय देते हुए, जहां पिछले कुछ महीनों से उत्पाद और कच्चे तेल की कीमतें महामारी की धीमी गति के बीच मांग में वृद्धि के साथ मजबूती से ऊपर चढ़ रही हैं। हालांकि भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों पर
एक करीब से नजर डालने से एक तस्वीर मिलती है कि ये उच्च स्तर के कर हैं जो कि ईंधन की दरों से ऐसे समय में भी ज्यादा रखते हैं जब वैश्विक तेल की कीमतें स्थिर होती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के साथ कुछ मतभेद हो सकता है लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई अगर मगर नहीं होता। दरअसल फडणवीस से पूर्व सहयोगी शिवसेना के साथ फिर से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने ये बात कही और ये पूछे जाने पर कि क्या दो पूर्व सहयोगियों के फिर से एक साथ आने की संभावना है, तो इस पर फडणवीस ने कहा कि स्थिति के आधार पर उचित निर्णय किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी हालिया बैठक और बीजेपी और शिवसेना के फिर से एक साथ आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि राजनीति में अगर मगर नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना दुश्मन नहीं है, हालांकि मतभेद है, स्थिति के अनुसार उचित निर्णय जरूर लिया जाएगा। फडणवीस ने आगे बताया कि हमारे दोस्त ने हमारे साथ 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने उन्हीं लोगों से हाथ मिला लिया जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था। वहीं दिल्ली में आज से खुलने जा रहे हैं स्टेडियम्स और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, लेकिन शर्तों के साथ। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच अब सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अनलॉक 6 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से लॉकडाउन से निजात पाने का इंतजार कर रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को भी इस बार राहत दी गई है। हालांकि सरकार ने अभी भी सिनेमाघर और थिएटर मल्टीप्लेक्स को बंद रहने वाली एक्टिविटीज की श्रेणी में ही रखा है, लेकिन सामान्य तौर पर खुल सकेंगे स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को भी अनलॉक 6 में खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसी बीच डीडीएमए की तरफ से जारी किए गए औपचारिक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में आज से स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे, लेकिन बिना दर्शकों के। इससे पहले दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत थी, लेकिन सिर्फ उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए जो कि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने के लिए, लेकिन अब ये स्टेडियम या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सामान्य तौर पर खुल सकेंगे, लेकिन वहां दर्शक नहीं होने चाहिए। बता दें आपको, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि अभी भी अनलॉक की प्रक्रिया में छूट दी गई है, लेकिन प्रतिबंध अभी भी कुछ ऐसी जगहों पर जारी हैं जहां पर लोगों के ज्यादा पहुंचने की संभावना है। और ऐसे में दिल्ली में अनलॉक 6 के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए सरकार ने मल्टीप्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में आज से ये छूट लागू की गई है और इस बीच स्पोर्ट्स और स्टेडियम्स को खोलने की अनुमति दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। हालांकि दर्शकों के लिए पहुंचने के लिए अभी भी जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम है वहां मनाही है। सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां पहुंचने की इजाजत है जो लोग किसी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खेल के लिए या चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, दर्शकों के पहुंचने के लिए भी प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसके साथ साथ अनलॉक 6 के लिए ये नई पाबंदियां जारी करते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली में आज से कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे और इसी के साथ साथ आपको बता दें, स्पोर्ट्स और स्टेडियम्स को खोलने की अनुमति भी दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन के तहत दिल्ली में कई चरणों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई और इस दौरान अब छठे अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो जारी है, जिसके दौरान दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने के लिए जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाने की अनुमति जारी कर दी है। और दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर से बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बारिश के अनुमान के बीच दिल्ली में आज गर्मी से राहत मिल सकती है और दिल्ली में आज एक बार फिर से अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में आज सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली के कारण दिल्ली वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आज दिन भर हवा करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जबकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने रविवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून एक विराम के बाद फिर से सक्रिय चरण में जाने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि पूर्वानुमान मॉडल से मिलते संकेत ये बताते हैं कि 8 जुलाई से बारिश संबंधी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है। यहां के लोगों को अभी भी जला देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं एम राजीवन ने कहा कि दिल्ली समेत बाकी हिस्सों में मानसून के पहुंचने को लेकर ये जानकारी साझा की गई कि 11 जुलाई के आसपास इन राज्यों में मॉनसून पहुंच जाएगा और उन्होंने ये भी अनुमान जताया कि इस महीने देश भर में अच्छी बारिश हो सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने पहले ही ये अंदाजा जताया था कि 2 से 4 जुलाई के बीच प्री मॉनसून बारिश होगी, जिसके बाद दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 8 से 10 जुलाई के बीच मॉनसून के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। ऐसे में इन राज्यों में पहुंच चुका है मॉनसून। जाने अगले 2 दिनों में कहां-कहां बरसेंगे बादल और देश के कई राज्यों में मॉनसून की फुहारें बरस रही हैं, लेकिन राज्य अभी भी इसके लिए तरस रहे हैं, क्योंकि जिन राज्यों में बारिश नहीं हो रही है वहां के लोगों को देह जला देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लोग आस लगाए हुए बैठे हैं कि जल्द से जल्द उनके यहाँ भी मॉनसून पहुंचे और ऐसे में ये जानना भी काफी अहम है कि मॉनसून जल्द ही दिल्ली और उन तमाम जगहों पर पहुंच सकता है जहां पर अब तक मॉनसून की फुहार नहीं पड़ी है। हालांकि प्री मॉनसून बारिश दिल्ली में हो चुकी है और इसके साथ साथ आज भी दिल्ली में मौसम के अच्छे बने रहने की संभावना जताई जा रही है, जहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास तो वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। तो इसी के साथ ही आपको बता दें कि जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिसके बाद मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है और प्री मॉनसून की बारिश से दिल्ली को राहत। इससे पहले मौसम विभाग ने अंदाजा जताया था कि 2 से 4 जुलाई के बीच दिल्ली में प्री मॉनसून बारिश होगी, जिसके बाद दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली और मौसम विभाग के मुताबिक अब 8 से 10 जुलाई तक के बीच मॉनसून के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। हालांकि वैज्ञानिकों की तरफ से, जो मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से यह भी जताया गया है अनुमान कि आज दिल्ली में सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली रहेगी और ऐसे में दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि हल्की बारिश का अनुमान भी जताया गया है, लेकिन इसके साथ साथ मौसम में हल्की सी गर्मी से जो गिरावट है वो दर्ज की जाएगी और इसी के साथ ही आपको बता दें जल्द ही मॉनसून आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। उन सभी क्षेत्रों और राज्यों में जहां अब तक मॉनसून नहीं पहुंचा है वहां भी जल्द ही 8 से 10 तारीख के बीच में मॉनसून पहुंचने की संभावना जताई गई है। और भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई सालों और सदियों के बाद आज भी उसी तरह से ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य हैं ही कुछ ऐसे जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही उलझ जाते हैं, जिसमें से एक है कुलधरा गांव। पूरी कहानी क्या है कुलधरा गांव की, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में एक ऐसा राज दफन है जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। ये गांव पिछले 117 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। बता दें कि कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा एक खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई हो, और वो व्यक्ति था रियासत का दीवान सालम सिंह। बताया जाता है कि अय्याश दीवान सालम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी, जिसके बाद दीवान सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के नशे में चूर उस दीवान सिंह ने लड़की के घर पर संदेश भिजवाया और उस संदेश में लिखा था कि अगर अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्म सम्मान की भी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत को छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि फैसला लेने के बाद सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगले शाम कुलधरा गांव कुछ ऐसे वीरान हुआ कि आज भी परिंदे उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खामा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोला जाता है। कहा जाता है कि गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है और टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है और उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई तो है जो उनके आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं और हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज भी महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वहीं प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। आपको बता दें कि कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती हैं। साथ ही दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर नहीं था। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ और ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। लेकिन पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है।
इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि कोई भी यहाँ आता है और वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वे सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश से नई तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।